हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक और शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे हम ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति, है ना। इसकी पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज्य विस्तार करती गई, है ना, राज्य विस्तार करती गई, उसे भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप करने का उसे अवसर प्राप्त हुआ, है ना। वो मतलब हस्तक्षेप करके अपने आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ा रही थी, है ना। आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उसने भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उसमें हस्तक्षेप किया। तो 1857 का विद्रोह भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि जब अत्यधिक रूप से भारत के समाज में इन्होंने हस्तक्षेप किया तो लोगों जो भारत के लोग थे, देसी लोग थे, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसमें आप 1857 का विद्रोह सबसे प्रमुख माना जाता है। अब ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति के बहुत सारे चरण थे, है ना। इनने जो भी भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक नीति में सुधार वैसे किए जो औपनिवेशिक हितों से परिचालित थे, है ना। जो भी इन्होंने सुधार किए वो सारे सारे कार्य किससे निर्धारित थे? औपनिवेशिक हितों से संचालित थे, है ना। औपनिवेशिक हितों से संचालित थे। प्रथम चरण 1757 से 1813 तक माना जाता है। इसमें अहस्तक्षेप की नीति का इन्होंने पालन किया था। अहस्तक्षेप की नीति का कहने का तात्पर्य है कि भारत की संस्कृति में इन्होंने डीप पेन मतलब गहरे स्तर पर कोई भी ऐसा व्यापक परिवर्तन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले नव स्थापित कंपनी का शासन था, नया नया शासन था, तो कंपनी ऐसा नहीं चाहती थी कि जो प्रारंभिक स्तर पर ही लोगों का विरोध का सामना करना पड़े, है ना। इसलिए इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा और साहित्य को उपयोगी मानता था, है ना। भारतीय शिक्षा और साहित्य को एक वर्ग उपयोगी मानता था, इसलिए उन्होंने जो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक नीति में व्यापक हस्तक्षेप से मतलब दूर रहे। इसी क्रम में 1784 में विलियम्स जोन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तथा गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया, है ना। गीत गोविंद श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंसन ने भी भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, है ना। विल्किंसन ने भी भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब सुधारों का दूसरा चरण आता है 1813 से 1857 का, है ना। 1813 से 1857 का। इसमें क्या सक्रिय हस्तक्षेप की नीति ये अपनाते हैं। सक्रिय हस्तक्षेप मतलब मेजर रूप से ये भारतीय समाज और संस्कृति को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? सबसे पहला तो ये है कि कंपनी मतलब 50 साल से ज्यादा तक भारत में राज कर चुकी थी और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हो रही थी। दूसरा, ये विलय विस्तार की नीति को अपना रहे थे, है ना। भारत में विलय विस्तार की नीति को अपना रहे थे, जिससे बहुत सारे जो क्षेत्र है भारत के इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिए थे। और बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा भी प्रभावित हो रही थी, है ना। बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा क्या थी कि अधिकतम लोगों के सुख पर ये बात करते थे, है ना। बेंथम की विचारधारा थी उपयोगिता विचारधारा के अंतर्गत अधिकतम लोगों के सुखों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाना चाहिए, है ना। इसी क्रम में भारत में विलियम बेंटिक आता है जो सुधारों को व्यापक रूप से भारत में लागू करता है। ब्रिटिश कंपनी ऐसा भी चाहती थी कि हम एक प्रजा हितैषी छवि बनाए, है ना। समाज में हम सुधार करके ऐसा माहौल तैयार करें कि जो ब्रिटिश रूल है वो यहाँ के लोगों के विकास के लिए ही है। औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को देखते हुए इन्होंने भारत में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई। सक्रिय हस्तक्षेप से किस तरह से औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो वहां पे उत्पादन अतिशय हो रहा था, है ना। उस उत्पादन के लिए इनको एक ऐसा बाजार चाहिए था जहां पे ये अपनी औद्योगिक क्रांति की निर्मित वस्तुओं को बेच सके। इसलिए इन्होंने भारतीय उपनिवेश को चुना और भारत में निर्मित वस्तुओं को भेजा, है ना। भारत में निर्मित वस्तुओं को भेजा। तो निर्मित वस्तु को खरीदेगा कौन? जो उस तरह के विचार रखता हो, इस तरह से तकनीकी रूप चीजों को पसंद करता हो। तो इन्होंने भारतीय शिक्षा, है ना, भारतीय शिक्षा और संस्कृति, है ना, भारतीय शिक्षा और संस्कृति में व्यापक परिवर्तन किया तथा एक ऐसा वर्ग तैयार किया
जो ब्रिटिश वस्तुओं का खरीदार बन सके, है ना। रूप और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन आचार विचार और संस्कृति में एक इंग्लिश मैन बनाने की इनने कोशिश करी, है ना। यह हम कह सकते हैं जो पश्चिमी शिक्षा को इन्होंने व्यापक रूप से प्रसारित किया। पश्चिमी शिक्षा और मूल्य, है ना, पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों के माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज में मतलब एक तरह से पेनिट्रेट किया और जो उनके औपनिवेशिक हित है उनको पूरा करने का प्रयास किया। इनका जो ब्रिटिश लोग थे उनका एक वैश्विक स्तर पर एक और चीज चलती थी, जैसे वो कहीं पे भी जाते थे, जैसे अफ्रीका गए, है ना, कोई से भी ऐसी जगह गए, तो वो एक बात ये कहते थे, व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी, है ना, व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी, श्वेत नस्ल के भार का सिद्धांत। मतलब उन ईसाइयों में एक ऐसी मान्यता है कि पूरे विश्व को शिक्षित या सभ्य करने का जो जिम्मा है वो सफेद नस्ल के लोगों पर है। मतलब अंग्रेजों को वो भगवान ने ऐसा दिया है कि तुम जो असभ्य लोग हैं या जो काले लोग हैं उनको शिक्षित करो, उनको समाज में ऊंचा ले जाओ। तो वो अपने आप को इस घमंड में वो रहते थे कि हम श्वेत नस्ल के बाहर के सिद्धांत के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अगर कोई असभ्य है या कोई निचले स्तर का लोग है तो उसको समाज में ऊंची उन्नति देना और उसका विकास करना हमारा कर्तव्य है। तो श्वेत नस्ल के बाहर के सिद्धांत के अनुसार भी इन्होंने भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किया। आगे कंपनी के अधिकार पत्र की पुनः स्वीकृति को लेकर भी इन्होंने ऐसे परिवर्तन किए कि इनको जो ब्रिटिश सरकार है उसे लगे कि कंपनी भारत में अच्छा कार्य कर रही है ना। इस तरह से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि कंपनी भारत में अच्छा कार्य कर रही है तो उसके जो अधिकार पत्र को पुनः स्वीकृति मिलनी चाहिए, क्योंकि जो प्रारंभिक स्तर पर तो कंपनी ने ही शासन किया था। जब 1857 का विद्रोह होगा उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश सरकार है वो शासन अपने हाथ में लेगी, परंतु प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो कंपनी ही मतलब शासन कर रही थी। अब सामाजिक सांस्कृतिक सुधार में जो विलियम बेंटिक है इनको काफी महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो बेंथम और मिल थे, है ना, बेंथम और मिल बेंथम और मिल जो इंग्लैंड में अपनी उपयोगितावादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे, है ना, उपयोगितावादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। तो इन्होंने इस उपयोगितावादी विचारधारा का भारत में लागू करने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में इन्होंने ये भी कहा था बेंटिंग ने कि बेंथम और मिल को एक पत्र लिखा था और इन्होंने कहा था साहब कार्य तो आपके ही हो रहे, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक पुतला बनकर बैठा हूँ। मतलब नीतियां तो आप ही की लागू हो रही है, मैं तो सिर्फ इनका कार्यान्वयन कर रहा हूँ। किसको कहा था? बेंथम और मिल को कहा था। किसने कहा था? बेंटिंग ने कहा था, सुधार कार्यों के संदर्भ में। ठीक है, बेंटिंग ने क्या क्या किया था? न्यायिक प्रणाली में सुधार किया था। बेंटिंग पहले क्या होता था, न्याय के तहत कोड़े मारे जाते थे, है ना, कोड़े मारे जाते थे, है ना। तो कोड़े मारे जाने को एक अमानवीय कृत्य माना जाता है। वास्तविक रूप से मारे जाना एक अमानवीय कृत्य माना जाता है। तो कोड़े मारे जाने की प्रथा को इन्होंने समाप्त किया, है ना, प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। प्रेस की स्वतंत्रता पर इन्होंने मतलब प्रेस की स्वतंत्रता इन्होंने बढ़ावा दिया। जो प्रेस पर तात्कालिक स्तर पर काफी प्रतिबंध लगे हुए थे, तो बेंटिंग ने आके प्रेस की स्वतंत्रता के तहत बहुत सारे कदम उठाए। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में इन्होंने सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, है ना, बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया? सती प्रथा निरोधक कानून बनाया। सती प्रथा क्या होता था कि जब कोई भी पुरुष मर जाता था तो उसमें उसकी जो पत्नी होती थी वो उसके मतलब उसके साथ अपने आप को मतलब वो अर्थी के बगल में लेटती थी और अपने आप का शरीर त्याग कर देती थी। तो ये सती प्रथा कहलाता था, चला आ रहा था। तो इस कानून को इन्होंने मतलब सती प्रथा निरोधक कानून बनाया और मतलब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और एक जीवन के अधिकार को बनाए रखने के लिए इन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया, है ना। तो ये भारतीय संस्कृति में चली आ रही थी, तो इससे जो रूढ़िवादी लोग थे भारत के, उन्होंने एक तरह से इस तरह की गतिविधियां पैदा हुई कि भारतीय संस्कृति को ये ब्रिटिश औपनिवेशिक लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा पर बल, है ना, आधुनिक शिक्षा पर बल प्रदान किया इन्होंने बेंटिंग ने।
आगे हम देखते हैं सुधारों के विभिन्न चरण के थे। तीसरा चरण अगर हम देखें तो 1857 से 1885 तक का ये चरण माना जाता है। 1857 में क्या हुआ था? 1857 का एक विद्रोह था, है ना? विद्रोह जिसमें व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुए थे, है ना? व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुए थे तथा 1858 में, है ना? 1858 में भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है ना? 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार कंपनी के शासन को 1858 में समाप्त कर देती है तथा प्रत्यक्ष रूप से शासन अपने अंतर्गत ले लेती है। जब 1857 को व्यापक विद्रोह हो जाता है तो फिर ब्रिटिश सरकार सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाती है। निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाती है मतलब अब वो ये सोचते हैं कि हम समाज में इतना व्यापक परिवर्तन नहीं कर दे कि जो यहाँ के लोग ही वही विद्रोह पर उतर आए, इसलिए उन्होंने समाज के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया और कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किए, मतलब ज्यादा इंटेंसिव लोगों को परेशान नहीं किया। अगला चरण, चौथा चरण जिसे हम कहते हैं 1885 के बाद ये माना जाता है चौथा चरण, है ना? चौथा चरण 1885 के बाद माना जाता है और फिर जो भी ये विकास कर रहे थे ब्रिटिश, वो राष्ट्रवादियों के दबाव में कर रहे थे, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी नेता वगैरह होते हैं वो सरकार से अपनी मांगे रखते हैं और भारत में अन ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, है ना? और इसी नीति के मतलब इसी चरण में 1885 के बाद जो अंग्रेज है उन्हें ये भय समाप्त हो जाता है कि कोई आंतरिक विद्रोह होगा या जनता से किसी तरह का विद्रोह होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवादियों के डायरेक्ट मतलब राष्ट्रवादियों से वो बातचीत करने लगे और उनसे कहने लगे कि आप जनता को नियंत्रित करके रखिए, जो आप कहेंगे उसको हम मतलब सरकार की तरफ रखेंगे और उनमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, है ना? तो आरंभिक राष्ट्रवादी किसी भारत में मतलब ब्रिटिश रूल की समाप्ति की तरफ नहीं थे, वो भारत में अन ब्रिटिश जो रूल हो रहा था उसे समाप्त करने के प्रयास कर रहे थे, है ना? अन ब्रिटिश रूल कैसे कहते हैं कि भारत में जैसे लोकतांत्रिक मूल्य नहीं थे, है ना? अधिकार नहीं थे, शोषण हो रहा था, है ना? आर्थिक सामाजिक विषमता ये फैला रहे थे, है ना? इस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारतीय समाज में विषमता पैदा हो रही थी, तो इस तरह से इन्होंने इन चीजों को समाप्त करने की बात कही, ना कि ब्रिटिश रूल को समाप्त करने की बात कही। ठीक है, ये राष्ट्रवाद बिल्कुल 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद तीव्र रूप से अग्रसर होगा। अब ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति के परिणाम देखें तो सकारात्मक परिणाम में देखें, आधुनिक शिक्षा भारतीय समाज में फैली तथा लोगों में जन जागरूकता आई, है ना? पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा, है ना? पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा, है ना? भारत पश्चिम के मूल्यों से परिचित होने लगा, है ना? पश्चिम के मूल्य, है ना? पश्चिम के मूल्यों से परिचित होने लगा, है ना? नागरिक अधिकारों से परिचित होने लगा, है ना? नागरिक अधिकार या मानव अधिकार हम जिसे कह सकते हैं, मानव अधिकारों से परिचित होने लगा, है ना? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इन चीजों से मतलब शिक्षा का अधिकार तो क्या ही कहेंगे, लेकिन समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार से काफी तीव्र गति से परिचित होने लगे। नारी मुक्ति, है ना? जब ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न कानून वगैरह बनाए तो नारी के समर्थन या नारी की शिक्षा से संबंधित बातें भी उठने लगी, है ना? नारी को समाज के मतलब एक विशेष विशेष एक वस्तुकरण किया, मतलब वस्तुकरण को हटाकर उस समाज में समानता के अधिकार के तहत लाया गया। जैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, बाल विवाह को कम किया गया, है ना? इस तरह से ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति ने एक मध्य वर्ग के उदय को बढ़ावा दिया, है ना? मध्य वर्ग के उदय को बढ़ावा दिया, जिससे जिससे क्या हुआ कि इस मध्य वर्ग ने ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शोषण को उजागर किया पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तथा आगे चलकर 1900 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। ठीक है, अगर नकारात्मक परिणाम देखें हम ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति से, तो ब्रिटिश इस नीति ने भाषाई आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा की। भाषाई आधार पर कैसे? जैसे इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, है ना? तो अंग्रेज जो भी अंग्रेजी बोलता था वो एक तरीके से अपने आप को मतलब महान समझता था, है ना? वर्तमान में भी इस तरह की कभी कभी आपको देखने में आता है कि जो अंग्रेजी बोलता है हम उसे काफी प्रबुद्ध या
बुद्धिशाली मानते, जबकि ऐसा नहीं है। भाषा पर अगर आपकी पकड़ है तो आप कोई महान व्यक्ति नहीं हो जाते। आपकी हिंदी अच्छी है तो भी आप महान है, आपकी अंग्रेजी अच्छी तो भी आप महान है। आपका ज्ञान का स्तर क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान के स्तर से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है, ना कि भाषा के ज्ञान से, है ना। तो अंग्रेजी हिंदी इतना कोई मैटर नहीं करती है, परंतु हमारी एक वर्तमान में भी देखा जाए तो ऐसी संस्कृति या मानसिकता मतलब ऐसी मानसिकता चल रही, कोई अंग्रेजी बोलता है तो हम उसे काफी इंटेलिजेंट समझते हैं। तो तात्कालिक स्तर पर भी ऐसा था कि भाषा के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना इन्होंने उत्पन्न कर दी थी। तकनीकी शिक्षा का अभाव था, है ना। अंग्रेजों ने भारत में तकनीकी शिक्षा को व्यापक बढ़ावा नहीं दिया, है ना। वैसे इन्होंने दिया तो शिक्षा को भी नहीं, मतलब, परंतु फिर भी तकनीकी शिक्षा को तो इन्होंने बिल्कुल ही बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि तात्कालिक स्तर पर ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति चल रही थी, और औद्योगिक क्रांति के लिए इन्होंने ब्रिटेन में काफी चीजें आगे बढ़ा दी थी। अगर भारत में इस तरह की गतिविधियां करते तो वहां की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति भारत में कैसे करते। इसी क्रम में इन्होंने भारत में तकनीकी शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। और आगे इन्होंने फूट डालो और राज का रोकी नीति भी लागू की, है ना। हिंदू मुस्लिमों के तहत विभिन्न ऐसे प्रोविजंस इन्होंने बना दिए कि यहाँ पे सांप्रदायिकता के तत्व प्रसारित होने लगे। सांप्रदायिकता का विकास को इन्होंने बढ़ावा दिया, जो आगे 1905 में बंगाल विभाजन के समय अपने चरम रूप में दिखाई देगा, है ना, चरम रूप में दिखाई देगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए इन्होंने भारत में सांप्रदायिकता के विकास को बढ़ावा दिया, है ना। अगर भारतीय राष्ट्रवाद कमजोर होगा तो इनकी पकड़ मजबूत होगी भारत के शासन पर, है ना। लोगों को आपस में लड़ाकर ब्रिटिश सरकार की मजबूती बनाए रखना इनका प्रमुख उद्देश्य था। अब ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति के तहत इन्होंने समाज सुधार कानून बनाए। कौन कौन से, जैसे सती प्रथा निरोधक कानून 1829 में बनाया। ये किनके सहायता से बना, ब्रह्म समाज के, मतलब राजा राम मोहन राय, है ना। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा निरोधक कानून बनाया। ठीक है। 1853 में लॉर्ड एलनबरो, है ना, लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा का अंत हुआ, है ना। दास प्रथा का अंत हुआ, ये भी काफी अच्छी एक मतलब था कि दासों को नियोजन भी एक अमानवीय कृत्य होता है। इसको समाप्त किया किसने, लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया, लेक्स लोकी अधिनियम, है ना, लेक्स लोकी एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता था, अगर कोई अपना धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म में जाता है तो भी तो भी उस व्यक्ति को उसकी जो पैतृक संपत्ति है उससे बेदखल नहीं किया जाएगा। वस्तुतः इस एक्ट का लाने का प्रमुख उद्देश्य ईसाईकरण की नीति को बढ़ावा देना था, है ना। ईसाईकरण की नीति को बढ़ावा देना था, अर्थात कोई हिंदू अगर ईसाई बनता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है उससे नहीं छीनी जाएगी, है ना। तो ये तात्कालिक स्तर पर ईसाईकरण की नीति को बढ़ावा दे रहे थे, जो औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह बिल लाया, है ना। विद्याचरण, मतलब विधवा पुनर्विवाह बिल 1856 में आया, और ये किसकी तार्किक अभिव्यक्ति थी, सती प्रथा निरोधक कानून की ये तार्किक मांग थी। सती प्रथा निरोधक के तहत समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, है ना। तो इस विधवाओं को मतलब एक समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह बिल लाया गया 1856 में। ठीक है। 1851 में न्यूनतम आयु एक्ट लाया, है ना। 1891 में न्यूनतम आयु एक्ट आया गया। तो इसमें बालिका की जो विवाह की उम्र थी वो 12 वर्ष रखी गई, है ना। तो 12 वर्ष से अगर कम की बालिका का विवाह को अवैध घोषित किया गया 1891। आगे 1930 में शारदा एक्ट आता है, हरविलास शारदा के नेतृत्व में। इसमें बालिका की जो उम्र रखी गई विवाह की वो 14 वर्ष रखी गई। तो कुछ समाज सुधार कानून थे ये जो भारत में इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के क्रम में लाए थे। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शिक्षा नीति, है ना। ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, कम वेतन पर क्लर्क की इनको आवश्यकता थी, है ना। ब्रिटिश लोगों को अगर ये ब्रिटेन से लेकर आते तो उनको लागत ज्यादा पड़ती, इसलिए इन्होंने भारत में कम वेतन पर लेखा जोखा रखने वाले लोगों को इन्होंने हायर किया,
है ना, हायर किया। इसी क्रम में इन्होंने शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया, है ना। जो ये लोग थे क्लर्क वगैरह, इनको ऐसे लोग इन्होंने भर्ती मतलब ऐसी शिक्षा नीति अपनाई कि यहाँ के लोग क्लर्क की पोस्ट प्राप्त कर सके, है ना, क्लर्क की पोस्ट प्राप्त कर सके। और इन्हें एक मध्य वर्ग बनाने था, है ना, मध्य वर्ग तैयार करना था, जो रूप और रंग में तो भारतीय हो परंतु आचार विचार और संस्कृति में एक ब्रिटिश बन सके और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का खरीदार बन सके, ब्रिटिश मूल्यों को प्रसारित कर सके, ब्रिटिश रूल को एक वैलिड बता सके। जो ब्रिटिश रूल चल रहा था तात्कालिक स्तर पर, मतलब ब्रिटिश सरकार जो नीतियां वगैरह लागू कर रही थी उसका समर्थक बन सके और कहे कि हाँ हाँ ठीक है आप सही कार्य कर रहे हैं, औपनिवेशिक शोषण को नजरअंदाज कर सके। इस तरह से इन्होंने एक मध्य वर्ग तैयार बनाने का प्रयास किया। भारतीयों को सभ्य बनाने के क्रम में भी इन्होंने शिक्षा नीति लागू की, है ना। जो व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी, श्वेत नस्ल के बाहर के सिद्धांत के तहत ये कहते थे कि इनको शिक्षित करना हमारा मूलभूत कर्तव्य है। अब ब्रिटिश शिक्षा नीति के विकास को अगर देखें तो आरंभ में इन्होंने परंपरागत शिक्षा पद्धति लागू की, है ना। परंपरागत शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। इसी क्रम में कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। और ये क्यों ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं आरंभ में, इन्होंने इसलिए किया क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर ये देखना चाहते हैं कि भारत में किस तरह की गतिविधियां ऐतिहासिक स्तर पर किस तरह के रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं। इसलिए संस्कृत मदरसा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की स्थापना पर बल देते हैं। आगे ईसाई मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया, है ना, जिसके अंतर्गत श्री रामपुर त्रयी महत्वपूर्ण है ना, श्री रामपुर त्रयी, है ना, विलियम मार्शमेंट केरी, है ना, ये जो लोग थे श्री रामपुर त्रयी के अंतर्गत आते थे। इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। 1813 का जो एक्ट आता है उसमें क्या होता है, शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई, है ना। 1813 के अधिनियम के तहत शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई, परंतु इस 1 लाख रुपए में ये नहीं बताया कि किस तरह से हम खर्च करेंगे, है ना। शिक्षा पर इन्होंने घोषित कर दिया कि 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, परंतु कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये बिल्कुल भी इन्होंने नहीं बताया, है ना। तो ये फिर आगे चलकर इसी में ज्यादा फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ब्रिटिश शिक्षा नीति के तहत एक प्रमुख विवाद उभर कर आता है जिसे आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं, है ना। एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट हम कहते हैं, आंग्ल प्राच्य विवाद, है ना। ये किसके समय आया था, ये विलियम बेंटिक के समय आया था, है ना, विलियम बेंटिक के समय आया था। इन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए एक दल बनाया था जिसमें 10 सदस्य थे और ये 2 गुटों में विभाजित थे, एक थे आंग्लवादी और एक प्राच्यवादी। आंग्लवादियों का मतलब प्रमुख कौन कौन थे, ट्रेवेलियन और मेकाले इसके प्रमुख थे। और प्राच्यवादी थे प्रिंसेप बंधु, जिसमें हेनरी थोबे और जेम्स प्रिंसेप प्रमुख थे, है ना। आंग्लवादी किस चीज के समर्थक थे, पहली बात तो आंग्ल प्राच्य विवाद के तहत 2 तरह के विषय उभर कर आए थे, है ना। पहला यह आया था कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, और दूसरा था कि शिक्षा किन विषयों की दी जाए। तो जो दूसरा विषय था शिक्षा किन विषयों की दी जाए, वो था कि तकनीकी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें आंग्लवादी और प्राच्यवादी दोनों एकमत थे। उनका कहना था कि हाँ आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा हमको दी जानी चाहिए, इस पर उनका कोई भी मत नहीं था। परंतु विवाद कब उभर कर आया, जब इन्होंने कहा कि हम शिक्षा नीति जो भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी में रखें या अपनी इनकी देसी भाषा जैसे हिंदी थी व्यापक स्तर पर उसे रखें, है ना। मतलब शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी रहे या देसी भाषाएं रहे। तो इसका ये मुद्दा उभर कर आता है, इसे ही आंग्ल प्राच्य विवाद कहा गया, है ना। जो भाषा का माध्यम शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस मुद्दे को लेकर आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ, है ना। 2 गुट बढ़ गए, आंग्लवादी कहते थे कि अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए और प्राच्यवादी कहते थे कि यहाँ की जो देसी भाषा है हिंदी वगैरह इसको हम शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। परंतु इसमें क्या होता है, ब्रिटिश शिक्षा नीति में आंग्लवादियों की जीत हो जाती है, मतलब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाता है। इसी के तहत अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी उभर कर आता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी उभर कर आती है ना। इसमें क्या बताते हैं, अधोमुखी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंतर्गत ये होता है कि ऊपर के स्तर पर उच्च भारतीय वर्ग को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए, है ना। जो उच्च भारतीय वर्ग को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए, फिर ये वर्ग अन्य भारतीयों को शिक्षा प्रदान करते हैं।
मतलब शिक्षा छन छन कर नीचे के समूह तक पहुंचेगी, है ना। इन्होंने सोचा कि एक उच्च भारतीय वर्ग को हम अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर देते हैं और ये भारतीय वर्ग फिर निम्न जो लोग हैं उन लोगों को शिक्षा प्रदान करेगा। परंतु ये सिद्धांत सफल नहीं हो सका, है ना। ये नीति सफल नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि जो उच्च भारतीय वर्ग था अंग्रेजी भाषा का नॉलेज प्राप्त करके वहां पर वो क्लर्क की नौकरी करने लगा, है ना। मतलब नौकरी में व्यस्त हो गए, है ना, और अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो गए। इन्होंने जो निम्न भारतीय वर्ग या अन्य वर्गों को शिक्षा प्रदान नहीं की, नौकरी प्राप्त करके ये पदों पर आसीन हो गए और अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो गए। इसलिए यह नीति असफल कही जाती है। आपको पता होगा कि 1940-41 के आसपास लगभग 80% भारतीय जनसंख्या निरक्षर थी, है ना, निरक्षर थी। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो ब्रिटिश शिक्षा नीति है वो कंप्लीटली रूप से असफल रही। ठीक है, अब ब्रिटिश शिक्षा नीति का मूल्यांकन हम देखें तो इससे क्या हुआ, एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, है ना, मध्य वर्ग का उदय हुआ। इसने क्या किया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया आगे चलकर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना। 1905 के बाद मध्य वर्ग काफी तीव्र गति से उभर कर आ गया तथा ये ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने लगा। आधुनिक मूल्यों से परिचित कराया। ब्रिटिश शिक्षा नीति ने आधुनिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, है ना, शोषण के विरुद्ध लोगों के अधिकार, इन चीजों से आधुनिक मूल्यों को परिचित कराया। ब्रिटिश शिक्षा नीति से क्या हुआ कि पत्र पत्रिकाओं का प्रसारण व्यापक रूप से प्रसार होने लगा और पत्र पत्रिकाएं प्रसारित होने लगी। तो जो तात्कालिक स्तर पर प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा नीति की कटु आलोचना करने लगे और एडिटोरियल लिखने लगे न्यूज़पेपर में। और ये पत्र पत्रिकाएं जो शहरों में जाने लगी, विभिन्न शहरों में जाने लगी, तो लोग इन चीज़ों को जानने समझने लगे कि जो औपनिवेशिक जो ब्रिटिश सरकार है वर्तमान की, ये औपनिवेशिक शोषण कर रही है, ये हमारी हितैषी नहीं है, है ना। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति से ये काफी चीजें उजागर हुई, है ना। ठीक है, तो कुछ ब्रिटिश शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे आयोग भी बने थे। मैं थोड़ा इधर देख के बता देता हूँ कौन कौन से आयोग बने थे। चार्ल्स वुड आयोग बना था, है ना, चार्ल्स वुड आयोग बना था। कब बना था ये? 1854 में। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, है ना। गवर्नर जनरल समय के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। हंटर आयोग, है ना, हंटर आयोग 1882 में बना था। ये सारे आयोग शिक्षा से संबंधित है ना, शिक्षा से संबंधित है ये। एक हंटर आयोग और आया था जो 1919 में आया था, वो पंजाब असंधि से था जब जलियांवाला बाग हुआ था। परंतु ये हंटर आयोग 1882 में आया था, शिक्षा से संबंधित था। रेले आयोग आया था, है ना, रेले आयोग। रेले आयोग कब आया था? 1902 में आया था, है ना। इन सबके आपको गवर्नर जनरल पता होने चाहिए, वाइसराय जो भी, क्योंकि 1935 के बाद वाइसराय होने लगे थे, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी इसके समय थे, लॉर्ड रिपन थे, और रेले आयोग के समय कर्जन थे। लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। रेले आयोग 1902 में आया था। उसके बाद आया था सेडलर, है ना, सेडलर आयोग। सेडलर आयोग कब आया था? 1917 में आया था। ठीक है, इंच केप आयोग आया था, इंच केप आयोग। इंच केप आयोग कब आया था? 1923 में आया था ये। ठीक है, हार्टोक समिति, हार्टोक समिति, है ना, हार्टोक समिति कब आई थी? 1929 में आई थी, है ना। लिंड से आयोग, है ना, लिंड से आयोग, है ना, लिंड से आयोग कब आया था? ये भी 1929 में आया था। सार्जेंट आयोग, है ना, सार्जेंट आयोग, सार्जेंट आयोग आया था 1944 में। ठीक है ना। तो इनके गवर्नर जनरल वाइसराय आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स वुड के समय कौन था? डलहौजी। 82 में रिपन था। 1902 में कर्जन था। 1919 में कौन था? जेम्स फोर्ड। 1923 में लॉर्ड रीडिंग। 1929 में लॉर्ड इरविन। 1929 में लॉर्ड इरविन। 1944 में लॉर्ड वेवेल, है ना। ये चीजें आपको आसानी से, मतलब गवर्नर जनरल और वाइसराय तो आपको पता ही होने चाहिए आधुनिक भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो ये ब्रिटिश शिक्षा नीति और ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले में हम प्रिंटिंग प्रेस और उसके आगे की चीजों को बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।